हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 से लेकर और पूरे लास्ट तक एक एक चैप्टर करके एक वीडियो में एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम पिछले क्लासों में या फिर पहले के क्लासों में पढ़े हैं, जैसे 6th क्लास का, 7th क्लास का, 9th क्लास का और फिर 10th क्लास का, उसी तरह से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे 1.1। पहले उसका हम बेसिक पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए तथा साथ ही साथ अपने साथी के पास या पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए, ताकि फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है या डाउट होता है तो वे अच्छे तरीके से पढ़ सके। यह है क्लास 8। क्लास 8 का हम लोग मैथ पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में हमको पढ़ना है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे उसका बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हमारा आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होता है वह गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे जब हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं तो हम लोग के घर के लोग हमको 1 का 1, 2 का 2 करके सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम 1 2 3 यानी कि 1 2 से स्टार्ट होता है और फिर अनंत तक यह जाता है, ऐसे इन्फिनिटी तक यह जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर में यह भी प्राकृत संख्या का ही रूप है, लेकिन इसमें केवल एक जुड़ जाता है, 0, यानी कि 0 से अनंत तक जाने वाली, 0 से अनंत तक जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से यह शुरू होती है और इंफिनिटी तक जाती है, डैश डैश टू इंफिनिटी। फिर उसके बाद आता है हमारा ऋणात्मक नंबर, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर, यह जो निगेटिव नंबर होता है, ऋणात्मक संख्या होता है, यह प्राकृत संख्या के पहले अगर माइनस चिन्ह लगा रहता है तो वह क्या हो जाता है? हमारा ऋणात्मक संख्या। प्राकृत संख्या के पहले माइनस चिन्ह लगाने पर ऋणात्मक संख्या बन जाता है। यह केवल प्राकृत संख्या में ही माइनस नहीं लगता है, लेकिन आपको समझने के लिए इसके आगे पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर, तो उसको समझाने के लिए हम इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं केवल प्राकृत संख्या के पहले। अगर कोई परिमेय संख्या है उसके पहले माइनस लग जाएगा तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाती है। तो देखिए इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर लिख लीजिएगा, केवल मैं इंटीजर लिख देता हूं। यह होता है
यह होता है ऋणात्मक संख्या, और पूर्ण संख्या के समूह को क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या के समूह को पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा, जैसे में इसका देख लीजिए एग्जाम्पल में, यहाँ पे -3, -2, -1, 0। जीरो जो संख्या है वह न तो ऋणात्मक संख्या है और न ही धनात्मक संख्या है। 0 है, यह नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव नंबर है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यह इधर आएगा तो इधर इंफिनिटिव तक यह बढ़ेगा पॉजिटिव में, और यह इधर घटेगा, बाईं तरफ घटता है और दाईं तरफ बढ़ता है। ठीक है ना, इधर बढ़ेगा और इधर आने पर कम होगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद है हमारा परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परिमेय संख्या में होता है, जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं p/q के रूप की संख्या जहां P और Q पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक हो, P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होता है, तो वह संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। नहीं हो को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे 5/2 यह परिमेय संख्या है। 5 और 2 दोनों पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, ठीक ना। और फिर दोनों नीचे में देख लीजिए, पहला कंडीशन पूरा कर दिया, दूसरा कंडीशन क्या है? नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, अतः यह क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। अगर कोई लिख दे ऐसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं जैसे -7/0, तो इसको पूर्णांक क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या हम बोल सकेंगे। देखिए परिमेय संख्या इसको कहेंगे, -7/0 को नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे में क्या हो गया? 0 नीचे में रहेगा तो वह मैथ में डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए यह हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि परिमेय संख्या और भिन्न में वे अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो उसको भी अभी हम बता देते हैं। इसको फ्रेश कर दें। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे √2
जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वह भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पाई, फिर उसके बाद √3, √5 इत्यादि। ठीक ना, यह है हमारा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर उसके बाद एक और टर्म आता है, बहुत बच्चे परिमेय और भिन्न में अंतर नहीं समझ पाते हैं, यहां पे लिख देते हैं परिमेय और भिन्न में अंतर। भिन्न में अंतर जो परिमेय होती है अभी हम बताए हैं, वो आपका क्या होती है, p/q के रूप में रहती है। ठीक ना, और pq क्या रहता है, पूर्णांक रहता है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे p/q के रूप की संख्या होती है, p और q, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक ना, और फिर q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, यह होता है परिमेय संख्या। जैसे मैं 2/5, 3/8, -7/9, -7/9, यह है हमारा परिमेय संख्या। लेकिन वहीं भिन्न रहता है तो यह केवल अंश और हर के रूप में रहता है, अंश और हर के रूप में रहता है। यहां पे लिख देते हैं भिन्न फ्रैक्शन। यह जो रहता है अंश बाई हर, अंश बाई हर के रूप में रहता है, और हर इज नॉट इक्वल टू 0। बस इसका यही कंडीशन है। भिन्न के लिए बस दो ही कंडीशन है, अंश और हर के रूप में रहता है और हर इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे हम लिख दें √2/3, √2/3, तो यह परिमेय संख्या नहीं है लेकिन भिन्न है, लेकिन भिन्न है। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको बेसिक अंतर समझना है। परिमेय संख्या के लिए p और जो q होता है वह पूर्णांक होता है, लेकिन इसमें यह कंडीशन भिन्न में नहीं है। ठीक ना, चलिए इसको फ्रेश कर देते हैं। अब सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना देते हैं। मैथ में जो भी हम पढ़ते हैं वह संख्या होता है। क्या होता है, संख्या। हम लोग को पहला चैप्टर में संख्या के बारे में, नंबर के बारे में पढ़ना। यह नंबर जो है, यह नंबर दो प्रकार के हो सकते हैं। यह नंबर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं वास्तविक, और फिर इसको कहते हैं रियल, और फिर दूसरा हो सकता है काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक, इमेजिनरी। काल्पनिक हो सकता है या फिर वास्तविक संख्या हो सकता है। तो यह काल्पनिक संख्या हम लोग को 11th में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर है, उसमें हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी 10th तक हम लोग को क्या करना है, वास्तविक संख्या तक ही पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा परिमेय संख्या, और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। रियल नंबर या रेशनल नंबर, और फिर या इरेशनल नंबर। फिर परिमेय संख्या का भी डिवाइड होता है। परिमेय संख्या हो जाएगा हमारा, या तो हमारा
ऋणात्मक संख्या होगा या फिर पूर्णांक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा या फिर ऐसे कर देते हैं पूर्णांक संख्या, और फिर यहां पे लिख देते हैं पूर्णांक होगा या फिर भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न होगा। पूर्णांक होगा या भिन्न होगा। फिर जो पूर्णांक होता है यह भी हमारा डिवाइड हो जाता है। पूर्णांक में क्या होता है? ऋणात्मक संख्या, और फिर क्या हो जाता है हमारा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। फिर पूर्ण संख्या के दो प्रकार, एक हो जाता है शून्य, नहीं 0, और फिर यहां पे आपका नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ठीक है, इसमें इसका हम डिफिनेशन नहीं लिखवाए हैं। वास्तविक संख्या जो होता है वह परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यहाँ पे लिख देते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या के समूह। अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका डायग्राम आप उतार लीजिए और फिर इस तरह से आपके दिमाग में रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि कौन किसके ग्रुप में आता है। इसको मिटा दें। अब हम लोग कुछ और संख्याओं के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। जैसे में एक होता है सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर होता है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा भाग लग जाए। जैसे में 2, 4, 6, 8 इत्यादि। एक चीज इसमें और समझने वाली बात है सम संख्या में, कुछ लोग कहते हैं कि 0 सम संख्या नहीं है। 0 सम संख्या नहीं है, लेकिन 0 में 2 से पूरा भाग लग जाएगा। यह देख लीजिए, 2 से 0 में भाग करेंगे तो 0 मंथ में पूरा भाग लग जाएगा। अतः 0 भी क्या है? सम संख्या है। 0 भी सम संख्या है। फिर उसके बाद विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर में जो होता है जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7 इत्यादि। फिर उसके बाद एक होता है हमारा भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, भाज्य या यौगिक, इसका दूसरा भी नाम क्या है? यौगिक। भाज्य या यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वह होता है जिसमें 1 से और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी पूरा भाग लग जाए। यहाँ पे लिख देते हैं 1 और स्वयं को छोड़कर
स्वयं को छोड़कर दूसरे संख्या से भी पूरा भाग लग जाए। जैसे में देख लीजिए 4 है, 4 में 1 से और 4 से भाग लगेगा, इसके अलावा 2 से भी भाग लग जाएगा, अतः 4 क्या हो जाएगी हमारा यौगिक या भाज्य संख्या। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पे अभाज्य या ऋण संख्या। अभाज्य या ऋण संख्या, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। यह क्या होता है जिसमें एक और स्वयं से ही केवल भाग लगता है पूरा, दूसरे संख्या से इसमें पूरा भाग नहीं लगता है। यहाँ पे लिख देते हैं जिसमें एक और स्वयं से ही केवल भाग लगता है, एक और स्वयं से ही पूरा भाग लगता है। यहाँ पे पूरा लगा दीजिएगा, पूरा भाग लगता है। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे 2 है, तो 2 में 1 से और 2 से भाग लगेगा, और तो यह क्या हो जाएगा हमारा 2 प्राइम नंबर। ठीक है ना, अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद 3 में देख लीजिए 1 से और 3 से भाग लगेगा, बाकी से पूरा भाग नहीं लगेगा। फिर उसके बाद 5 है, तो 5 भी हमारा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या हो जाएगा, 1 और 5 से भाग लगेगा, बाकी संख्या से इसमें भाग पूरा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। अगला संख्या आता है हमारा 100 अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो होता है यह 2 संख्याओं का युग्म होता है जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। यहाँ पे लिख देते हैं जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, गुणनखंड का अर्थ है यानी कि केवल एक से ही उसमें भाग लगता है। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 5 और 4 दे दिए, यह अभाज्य संख्या है जबकि यह क्या है भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों युग्म जो है यह क्या है 100 अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। कैसे देख लीजिए यहाँ पे 5 का गुणनखंड 1 और 5 यानी कि 5 में 1 और 5 से ही भाग लगेगा। 4 में देखिए किस चीज से भाग लगेगा, 1 से 2 से 4 से, तो यानी कि उभयनिष्ठ कॉमन कौन सा गुणनखंड है, यानी कि किस चीज से केवल भाग लग रहा है, केवल 1 से, केवल 1 से, यानी कि केवल जो 1 है यह इसका कॉमन गुणनखंड है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी केवल 1 से ही दोनों में भाग लग जा रहा है, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लग पा रहा है। अतः यह क्या है हमारा 4 और 5 हमारा 100 अभाज्य संख्या है। यह इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका आगे आपको बहुत जरूरत है, ठीक ना। यह इस चैप्टर में नहीं है लेकिन इसके आधार पर पूरा आपका मैथ बनेगा, इसीलिए मैं बेसिक पहले चैप्टर में पढ़ाता हूँ। आप लोग घबराइए नहीं, धैर्य बनाकर रखिए। फिर से अगला आता है हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा
अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जो होता है यानी कि वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो। यहां पे लिख देते हैं वे दो अभाज्य संख्या जिनके बीच एक भाज्य संख्या हो। क्या हो? एक भाज्य संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य कहते हैं। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 5 और 7, यह दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बीच में क्या है? बीच की संख्या 6 है। बीच की संख्या बराबर 6, जो कि क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। अतः यह क्या हो जाएगी? जुड़वा अभाज्य। 5 और 7 क्या हो जाएगी? जुड़वा अभाज्य। ठीक है ना? फिर उसके बाद 11 और 13 देख लीजिए, 17 और 19, 17 और 19, यह भी क्या है? हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको मिटा दें। अगला है हमारा रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या। एक रामानुजन गणितज्ञ थे भारतीय, जो कि बहुत कम उम्र में उनका निधन हो गया। वे कहीं से स्कूल नहीं गए थे, लेकिन मैथ में बहुत ही तेज तर्रार थे। उन्होंने एक संख्या दिया। कौन संख्या दिया? 1729। और यह कैसे मालूम चला, इसका भी कहानी थोड़ा सा आप सुन लीजिए। उनके जो टीचर थे या फिर गुरु कह लीजिए, वे तो कहीं पढ़े नहीं थे, ऐसे ही काम जहाँ पे करते थे, उनके जो सीनियर थे वे कहे कि मेरे गाड़ी का नंबर जो है वह क्या है? 1729 है, बहुत ही अनलकी नंबर है। नहीं, तो वहीं रामानुजन साहब ने कहा कि यह कैसे अनलकी है, यह तो बहुत ही बेहतरीन नंबर है। नहीं कि हम 1729 को दो संख्याओं के क्यों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 12 का हम क्यों लिख सकते हैं अब +1 के क्यों, तो 1729 दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक ना? फिर उसके बाद 10 का क्यों हम लिख सकते हैं अब +9 का क्यों लिख सकते हैं। तो इन्होंने बताया, रामानुजन ने, कि यह बहुत ही लकी नंबर है। कैसे आप कह रहे हैं कि यह हमारा एक अनलकी नंबर है? ठीक ना? कि यह बहुत ही बेहतरीन नंबर, इसे हम दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तभी से इस संख्या का नाम क्या पड़ गया? रामानुजन संख्या। फिर और भी हम लोग देखते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। जो परफेक्ट नंबर होता है, यह होता है वह संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या से क्या होता है? दुगुना होता है। जिस संख्या के गुणनखंडों का योग उससे दोगुना होता है। दोगुना होता है। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे 6 है, 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 है। इसका योग कितना हो जाएगा? 6 3 9 2 11 1 12। देखिए, तो इस संख्या से दोगुना है कि नहीं? तो हमारा 6 संख्या क्या हो जाएगी? परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। फिर उसके बाद 28 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा,
फिर 28 से कटेगा पूरा पूरा, नहीं तो इसको जोड़िए 1 2 3 4 7 7 14 14 28 और 28 28 56। योग कितना हो जा रहा है? 56। देखिए तो इससे दो गुना है कि नहीं, अतः यह 6 और 14 100 के बीच में दो ऐसी संख्याएं हैं जो कि क्या है? परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं और फिर अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं संख्याओं का प्रॉपर्टी। जैसे हम इंसानों का गुण होता है कि हम लोग चावल दाल खाते हैं, उसी तरह से संख्याओं का भी क्या होता है? अपना एक गुण होता है। उसी गुण का जो नियम है उसको हम पढ़ेंगे। मिटा दे इसको। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे संख्याओं के गुण। जैसे हम 7th क्लास में पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े थे, अब देख लीजिए, आप समझ लीजिए। 6th क्लास में हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े हैं, 7th क्लास में पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े हैं, और फिर 8th क्लास में हमको पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। तो जो चीज हम पढ़े हैं, जो गुण पढ़े हैं 6 और 7 में, वही गुण हम 8th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन किस पर पढ़ेंगे? परिमेय संख्या पर। तो यहाँ पे देखिए पहला आता है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यह क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जोड़ का होता है। जोड़ में a प्लस b बराबर b प्लस a। जैसे 1/2 प्लस 9/7 हम करते हैं, तो इसको जस्ट उलट कर भी हम जोड़ेंगे तो वही चीज आएगा। ठीक है ना, 9/7 प्लस 1/2। आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। गुना में क्या हो जाता है? बस चिन्ह पलट जाता है। गुना में क्या होता है? बस चिन्ह पलट जाता है। a गुना b बराबर b गुना a। यह है हमारा क्रम विनिमय नियम, यह रूल है हमारा, और यह इसका एग्जाम्पल है। 1/2 गुना 9/7 बराबर 9/7 गुना 1/2। गुना करके आप देख सकते हैं दोनों बराबर आएगा। देख लीजिए, इसका हम जोड़ कर देते हैं, नीचे का लॉसा लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 7 का लॉसा 14 हो जाता है। 2 7 14, 7 एकम 7 प्लस यहाँ पे 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। फिर यहाँ भी 7 और 2 का लॉसा 14, 7 दूनी 14, 2 9 18 प्लस 2 7 14 और 7 एकम 7। 18 7 25, 18 7 25 बाई 14, और इसमें भी 25/18 7 25/14, दोनों बराबर आए। गुना में भी आप देख लीजिए, कटने वाला नहीं है, तो देख लीजिए 1 9 9 और 2 7 14, 9/14, और इसमें 9 एकम 9 बट्टा 7 दूनी 14। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं। अतः क्रम विनिमय नियम क्या है? सत्य है। किसके लिए? परिमेय संख्या के लिए। फिर उसके बाद आता है हमारा साहचर्य नियम। क्या आता है? साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसमें जो होता है, इसमें 3 संख्याएं होती है। जैसे में देख लीजिए, a प्लस छोटा कोश शुरू b प्लस c, यह जोड़ के लिए हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जोड़। फिर इज इक्वल टू छोटा कोश शुरू a प्लस b छोटा कोश 1 प्लस c। यह है हमारा जोड़ के लिए साहचर्य नियम। जैसे यहाँ पे 2/3 प्लस छोटा कोश शुरू 9/5 प्लस 2/5। फिर इसका हम कर देते हैं छोटा कोश शुरू 2/3 प्लस 9/5 छोटा कोश 1 प्लस 2/5। जोड़ कर देखिएगा, पहले छोटा कोष्ठ का क्रिया होता है नहीं, तो हमेशा 1 बराबर आएगा। फिर इधर गुना में देख लीजिए, गुना में भी केवल क्या हो जाएगा? प्लस के जगह पर गुना हो जाएगा, नहीं चिन्ह बदल जाएगा।
यहाँ पे देख लीजिए, ए गुना छोटा कोश शुरू, बी गुना सी छोटा कोश बंद, छोटा कोश शुरू, ए गुना बी छोटा कोश बंद गुना सी। यह है हमारा गुना का सहचर चिन्ह। जैसे यहाँ पे 2/3 है गुना छोटा कोश शुरू 9/5, फिर गुना 2/5 छोटा कोश बंद, छोटा कोश शुरू 2/3 गुना 9/5 गुना 2/5। तो इसको भी गुना कीजिएगा, पहले छोटा कोष्ठ का क्रिया कीजिएगा तो क्या आएगा, बराबर ही आएगा। देख लीजिए, एक हल करके भी बता देते हैं। 2/3, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नीचे का लॉस क्या है, समान है तो ऊपर वाला जुट जाएगा, 9 2 11/5। फिर यहाँ पे देख लीजिए, 3 और 5 का लॉस 15 होगा, 3 5 15, 5 दूनी 10 और प्लस, फिर यहाँ पे 5 3 15 और 9 3 27, फिर यहाँ पे जोड़ 2/5। इसको हम जोड़ेंगे तो इसका भी लॉस क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 3 5 15 यानी कि 10 और प्लस, और इसका क्या हो जाएगा 11 3 33। इसका देख लीजिए इज इक्वल टू 27 10 37, क्या हो जाएगा 2/15 प्लस 2/5। इसको हल कीजिएगा तो आपका 43/15 दोनों में आ जाएगा, ठीक ना। इस तरह से इसको भी आप हल कर सकते हैं। मिटा दे इसको। अब उसके बाद आता है बंटन नियम। बंटन नियम या वितरण नियम, बंटन या वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, देख लीजिए यहाँ पे ए गुना बी प्लस सी रहता है, तो इसका एक बार इससे गुना होता है, फिर उसके बाद जोड़ देकर एक बार इससे गुना होता है। देख लीजिए यहाँ पे ए गुना बी छोटा कोष्ठ बंद और प्लस छोटा कोष्ठ शुरू ए गुना सी। यही होता है हमारा वितरण नियम। जैसे यहाँ पे 2/5 गुना 1/5 और प्लस 3/5 मैं कर देता हूँ। तो देख लीजिए ऐसे करते हैं। फिर 2/5 गुना 1/5, फिर उसके बाद प्लस 2/5 गुना 3/5। तो यह क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू अलग अलग हम करके देखते हैं, दोनों बराबर ही आएगा। देख लीजिए यहाँ पे 2/5, पहले इसमें छोटा कोष्ठ का क्रिया करेंगे, नीचे 5 का लॉस 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पे ऊपर वाला जुट जाएगा यानी कि 4/5। कोई दिक्कत। फिर इधर देख लीजिए, इधर गुना करेंगे 2 एकम 2/25, क्या हो जाएगा 25। फिर इधर आएगा प्लस, यहाँ पे 2 3 6/25। फिर इधर हमको करना है, गुना करना है, कटने वाला नहीं है तो 2 चौका 8 और 25। कोई दिक्कत। फिर इधर देख लीजिए, इधर बट्टा का जोड़ होगा, नीचे में 25 का लॉस 25, ठीक ना। फिर 25 एकम 25 और 2 एकम 2 और प्लस 25 एकम 25 और 6 एकम 6। इधर आया 8/25 और इधर 8/25, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, क्या हो जाएगा RHS। देखिए तो दोनों बराबर आ गया कि नहीं जी। मिटा दे इसको जी। आगे हम लोग देखते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या रह जाती है, यानी कि 0 को हम क्या कहते हैं
योज्य तत्समक है। क्या है? योज्य तत्समक। यानी कि a प्लस 0 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? a। यानी कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो वही संख्या रह जाता है। ठीक ना? शून्य क्या है? शून्य 0 योज्य तत्समक है। ठीक है ना? एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी है, योज्य तत्समक। ठीक ना? योज्य तत्समक। जैसे मैं यहाँ पे 5/2 अब प्लस 0 करेंगे तो क्या रह जाएगा? 5/2 ही रह जाएगा। यह किसका गुण है? योज्य तत्समक का। ठीक है ना? 0 किसी भी में जुड़ता है तो उतना ही संख्या रह जाती है। फिर उसके बाद गुणात्मक तत्समक क्या होता है? या गुणज तत्समक या गुण तत्समक। ठीक है ना? गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है? किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो फिर भी वही संख्या रह जाती है। जैसे में हम यहाँ पे a गुना 1 करते हैं तो भी हमारा क्या आता है? वही संख्या a प्राप्त होता है कि नहीं? जैसे हम यहाँ पे 7/9 गुना 1 करते हैं तो हमारा 7/9 हो जाता है। ठीक ना? तो अतः 1 को हम क्या कहते हैं? 1 को आइडेंटिटी कहते हैं। यह कौन सा आइडेंटिटी है? गुणा का आइडेंटिटी या फिर गुणात्मक आइडेंटिटी तत्समक, गुणात्मक तत्समक। ठीक है? गुणात्मक तत्समक। ठीक है ना? 1 का यह गुण है, यह 0 का गुण है, योज्य तत्समक। यानी कि जुटेगा तो वही संख्या रह जाएगी। और फिर 1 का गुण है कि किसी भी संख्या में 1 से गुना होगा तो वही संख्या रह जाएगी। अब उसके बाद आता है योज्य विलोम या प्रतिलोम। ठीक ना? योगात्मक या फिर योज्य, सही से लिख देते हैं, योज्य, प्रतिलोम, विलोम। इसका क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि जब दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, तो वे दोनों एक दूसरे का क्या होता है? हमारा योज्य प्रतिलोम या विलोम होता है। जैसे में देख लीजिए, a जोड़ b, a जोड़ b बराबर 0, a जोड़ b बराबर 0। तो a का योज्य प्रतिलोम b और b का योज्य प्रतिलोम a। ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए, a का योज्य प्रतिलोम एक जो आता है वो आता है आपको गुणात्मक प्रतिलोम में। किसमें आता है? गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में 0 आता है। क्या आता है? योज्य प्रतिलोम में 0 आता है। ए का योज्य प्रतिलोम हमारा क्या हो जाएगा? b है। क्या है? अब b का योज्य प्रतिलोम a है। ठीक है? जैसे देख लीजिए, 2/5 का योज्य प्रतिलोम केवल चिन्ह बदल जाता है। योज्य प्रतिलोम केवल चिन्ह बदल जाएगा, -2/5, -2/5। ठीक है? फिर उसके बाद अगर मैं लिखूं -7 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? माइनस पलट जाएगा किसमें? प्लस में। ठीक है ना? जैसे में देख लीजिए, अगर कोई पूछ दे आपसे सवाल, -7 का योज्य प्रतिलोम 7 काहे है? नहीं, क्यों है? तो ऐसे लिखिएगा, -7 + 7 करने पर क्या आ जाएगा?
0 आ जाएगा, ठीक है ना। और तब -7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने पर जब 0 आता है तो एक दूसरे का क्या होता है योज्य प्रतिलोम होता है। मिटा दे इसको कि और भी कोई कंफ्यूजन है? मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम। गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या होता है a गुना b करने पर 1 आ जाए। क्या आ जाए 1। तो a का गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम b हो जाएगा और b का गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम a हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे में 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहे गुणात्मक विलोम बराबर क्या हो जाएगा 5/2। इसमें चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है उल्टा हो जाता है, ठीक ना। अंश हर में और फिर अंश हर में और हर अंश में। जैसे में देख लीजिए, कोई अगर आपसे कह दे, यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए, -1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -7/8 या फिर केवल -7, ठीक ना। कोई कहे कि काहे होगा, क्यों होगा, तो इसका दिखा दीजिएगा। -1/7 गुना -7 हम करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा -1 मत में, और -1 गुना -1 करेंगे तो माइनस गुना प्लस और 1 एकम 1, यानी कि दोनों का गुणनफल कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। और तो यह क्या है, इसका गुणात्मक विलोम या प्रतिलोम है, या फिर इसका गुणात्मक प्रतिलोम यह है, ठीक है। आसान है कि नहीं? इसको भी दिखा दें। 2/5 गुना 5/2 करेंगे तो देख लीजिए कट जाएगा 1 मत में, 5 एकम 5 गुना होगा 1, यानी कि दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 1। अतः यह दोनों एक दूसरे का क्या है गुणात्मक विलोम है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक आता है संवरक नियम, संवरक या संविरित नियम। क्लोजर लॉ। संवरक या संविरित नियम कहता है कि अगर मान लीजिए हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें तो अगला भी संख्या क्या है पूर्ण संख्या है, या फिर दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ें तो हमारा क्या है पूर्णांक संख्या ही आए, तो उसको कहते हैं हमारा संवरक या संविरित नियम। तो परिमेय संख्या में देख लीजिए, जोड़ में पहले देख लीजिए, जोड़ में हम करते हैं तो यानी कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, ठीक है ना, बराबर क्या प्राप्त होता है परिमेय संख्या। जैसे में देख लीजिए 1/5 प्लस 2/5, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/5 आएगा। यह भी परिमेय है, यह भी परिमेय है और यह भी परिमेय है। और तो जोड़ में क्या है संवरक या संविरित नियम है, संविरित है परिमेय संख्या। गुना में भी दिखा देते हैं। गुना में देख लीजिए -1/5 गुना 2/7 गुना होगा तो -2/7 बचे 35। यह भी परिमेय है, यह भी परिमेय है और यह भी परिमेय है, ठीक है ना। चलिए अब मिटा देते हैं, अब चैप्टर शुरू करते हैं। एक बॉडमास का नियम है, उसको भी थोड़ा सा हिंस दे देते हैं, ठीक है। बॉडमास का नियम है BODMAS। सबसे पहले किसका क्रिया किया जाता है,
यह हमें कौन सा नियम बताता है, बॉड मास बताता है। बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, ऊपर में लाइन रहता है नहीं, फिर उसके बाद हम किसका क्रिया करते हैं, सबसे छोटा कोष्ठ का क्रिया करते हैं, उसके बाद मझोला कोष्ठ का हम क्रिया करते हैं, फिर उसके बाद हम बड़ा कोष्ठ का क्रिया करते हैं। जब ब्रैकेट नहीं रहता है तब हम किसका क्रिया करते हैं, ऑफ मतलब ओ एफ, ऑफ मतलब का के की, का के की, इसका क्रिया करते हैं। अगर यह भी नहीं रहता है तब हम डिवीजन यानी विभाग का क्रिया करते हैं, यानी भाग का क्रिया करते हैं नहीं। फिर एम से मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, यानी गुना का तब क्रिया करते हैं अगर यह सब नहीं रहता है तब, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे ए है, ए से एडिशन का क्रिया होता है, एडिशन मतलब जोड़, एडिशन, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, प्लस का क्रिया होता है। लास्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन का क्रिया होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है, घटाव, यानी कि घटाने का काम हम कब करते हैं, सबसे लास्ट में करते हैं। तो अगर आपको यह नहीं याद होगा या फिर नहीं आता होगा तो आपको सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण करने में बहुत परेशानी होगी। तो इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। 1.1 एक्सरसाइज है। इसमें कह रहा है पहला सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम एक का एक नंबर, योज्य प्रतिलोम हमको लिखना है। क्या लिखना है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम जो है 2/3, 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम बस चिन्ह बदल जाएगा। योज्य प्रतिलोम में -2/3। 2 नंबर में हम देखते हैं 25/9, 25/9 का -25/9। 3 नंबर -16 है, -16 का यानी कि चिन्ह इसमें बदल जाएगा +16, तो पहले प्लस हम नहीं लिखते हैं। 4 नंबर में हम देखते हैं -15/8, -15/8 का, तो इसका हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा सिंपल 15/8, 18 नहीं। 5 नंबर 0 है, तो 0 तो न तो निगेटिव है और न ही पॉजिटिव है, तो 0 का क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये ना है कि 0 है तो यहाँ पे -0 लगा देंगे। 0 न तो पॉजिटिव नंबर है और न ही निगेटिव नंबर। -5/-7 है, -5/-7 है। देखिए चक्र जाने के लिए दिया है, माइनस माइनस कट जाएगा तो यानी कि 5/7 का हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो प्रतिलोम तो इसका हो जाएगा -5/7। 7 नंबर में हम देखते हैं 13/-5, 13/-5 का, तो माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, वह हमेशा ऊपर चला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा -13/5 का, तो यानी चिन्ह बदल जाएगा सिंपल 13/5। 8 नंबर में आप देखिए -2/15 है, -2/15 का योज्य प्रतिलोम, चिन्ह बदल जाएगा 2/15। आंसर आसान है कि नहीं। चलिए मिटा दे इसको। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। यहाँ पे संख्या एक तरफ ऊपर में दे दिया है, फिर उसके बाद नीचे में दिया है हमको गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम,
देख लीजिए यहाँ पे -13 है इधर, फिर उसके बाद 5/4 है, फिर उसके बाद है 4/-7 है, फिर उसके बाद है -5/8 है, फिर उसके बाद -1 है। क्या है? -1। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम में आपको हम बताएं कि चिन्ह नहीं बदलता है, केवल नीचे ऊपर हो जाता है। नहीं, तो यहाँ पे -13 है तो -1/13 हो जाएगा। फिर इसमें माइनस नहीं है तो यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, यानी 4/5। इसमें देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस रह जाएगा, -7/4, और माइनस हमेशा ऊपर रहता है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस रहने दीजिए, 8 को ऊपर कर दीजिए, -8/5। यहाँ भी माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप माइनस रहने दीजिए, नीचे में इसके 1 छुपा है तो -1/1 कीजिएगा तो बराबर नीचे में 1 छुपा रह जाता है, यानी -1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, सारणी भर लीजिएगा, आसान है। तीसरा सवाल देखते हैं। उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए पहला सवाल इसमें दिया है 4/3, फिर यहाँ पे 3/5, फिर प्लस -2/3 प्लस -11/5। तो देखिए यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे -2/3 है, यहाँ पे यह देखिए 3/5 है, -11/5 है। तो यानी कि जो हर एक समान है इसको एक साइड में कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 4/3 एक साइड में कर लेते हैं और प्लस -2/3, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे प्लस 3/5 अब प्लस -11/5, देख लीजिए एक साइड में हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें गुण धर्म हम लगाएंगे, 1/3 कॉमन कर लेंगे, 1/3 कॉमन कर लेंगे, कोई दिक्कत। बच जाएगा यहाँ पे क्या 4, यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा, या फिर प्लस लिख देते हैं और फिर -2 बच जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ भी प्लस 1/5 हम कॉमन कर लेते हैं, बच जाएगा 3 प्लस -11, कोई दिक्कत। अब देखिए क्रिया कर लेते हैं, 1/3 इंटू 4, अब प्लस माइनस का क्रिया होगा -2, कोई दिक्कत। प्लस माइनस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा है, कोई चिन्ह नहीं है, तो गुना में क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है ना। इसको भी आप देख लीजिए एक शॉर्ट टर्म में, गुना भाग के चिन्ह का नियम, चिन्ह का नियम देख लीजिए क्या होता है, प्लस गुना प्लस, यहाँ पे गुना रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस गुना माइनस यानी प्लस, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, ठीक ना। वहीं जोड़ घटाव रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, उसमें क्रिया होता है, जबकि गुना भाग रहेगा तो उसमें चिन्ह बदलेगा, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है, एक राशि है समान रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और समान रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। देख लीजिए यह प्लस माइनस अलग अलग है कि नहीं, तो माइनस हो गया, माइनस प्लस अलग अलग है माइनस हो गया, माइनस माइनस एक समान है तो प्लस हो गया, प्लस प्लस एक समान है तो प्लस हो गया, आसान नहीं है। फिर यहाँ पे प्लस 1/5 इंटू 3 अब प्लस माइनस कोई दिक्कत। अब 1/3, अब इसमें 4 में से 2 जाएगा 2 गुना 2, फिर यहाँ पे देख लीजिए प्लस 1/5 और यहाँ पे गुना 3 में से 11 जाएगा -8, कोई दिक्कत। यहाँ पे 1 गुना 2 बराबर 2/3 और यहाँ पे प्लस और गुना माइनस बराबर -1 8 8/5, कोई दिक्कत। 3 और 5 का लॉस 15, 3 बचे 15 और 2 बचे 10, माइनस 5 3 15 और 3 बटे 24, यानी कि कितना आ जाएगा 10 में से 24 जाएगा यानी -14/15। आसान है कि नहीं। चलिए मिटा देते हैं इसको।
दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। 2/5, फिर उसके बाद है गुना -3/7, फिर -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5, यही ना है। अब देख लीजिए यहाँ पे 2/5 इसमें है, एक साइड में हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको करते हैं 2/5 गुना -3/7, फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए प्लस है, इसको ला लेते हैं 1/14 गुना 2/5। 2/5 को हम इसमें कॉमन कर लेते हैं और इसको देख लीजिए यहाँ पे ये अब कटने वाला है तो इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। अब -1 गुना 1 बराबर -1/2 दूनी 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको हम हल कर लेते हैं। 2/5 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा -3/7 और फिर यहाँ पे प्लस 1/14। कोई दिक्कत? और यह अलग छट गया -1/4। 2/5 इंटू 7 और 14 का लॉसअप 14, 7 दूनी 14 और -3 गुना 2 बराबर -6 प्लस यहाँ पे देखिए 14 एकम 14 और 1 एकम 1 -1/4। 2/5 फिर यहाँ पे -6 और प्लस 1 यानी कि गुना -5/14 और फिर यहाँ पे -1/4। पहले हम गुना का क्रिया करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कट जाएगा 5 से 5 एकम 5 और 2 से 2 सते 14 यानी कि -1/7 आ गया, -1/7 और फिर माइनस यहाँ पे 1/4। अब क्रिया कर लेंगे -1/7 और -1/4, 7 और 4 का लॉसअप 28, 7 चुका 28, -1 गुना 4 बराबर -4 और 4 सते 28, 7 एकम 7 -7, -4 और -7 माइनस माइनस जुड़ने का क्रिया होगा ना, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा 7 4 11 -11/28। ऐसे भी नहीं समझ में आता है, माइनस माइनस जुटेगा नहीं, तो ऐसे समझ लीजिए हम उनसे कर्जा लिए हैं नहीं 4 रुपया और उनसे कर्जा लिए हैं 7 रुपया, तो मेरे पास और कर्जे ना होगा, ये कर्जा और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यह जुट जाएगा कर्जा, ठीक है। -11/28 आंसर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मिटा दे इसको। चौथा नंबर हम सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। अब देख लीजिए 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम का अर्थ होता है गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम, ठीक है ना। इससे क्या करना है, हमको गुना करना है, इतना के व्युत्क्रम से गुना। तो सबसे पहले -7/72 का व्युत्क्रम निकालेंगे। -7/72 का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, चिन्ह वही रहेगा, केवल बदल जाएगा, पलट जाएगा, -72/7। अब गुना करना है, प्रश्न से गुना कर रहे हैं। 5/18 गुना -72/7, 18 चुका, अब कटने वाला है और यहाँ पे माइनस है -4, 5 चुका 20 और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस चिन्ह हो जाएगा। 20/7 कम 7, पूर्णांक में बदलना है तो बदल लीजिए, -2.6/7। आसान है कि नहीं? चलिए यहाँ पे और अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला कह रहा है इतना बराबर इतना के रूप में कौन सा गुण धर्म है, बताइए। 5वां नंबर देख लीजिए, मार्कर बदल देते हैं।
5 नंबर में देखते हैं -1/3 -1/3 गुना 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 छोटा कुछ शुरू है यहाँ पे गुना 1/2 फिर प्लस यहाँ पे देख लीजिए -1/3 फिर गुना 1/4। कोई दिक्कत? यह कौन सा गुणधर्म है? कौन सा गुणधर्म है? तो यह देख लीजिए कौन सा गुणधर्म है। इसको ए मान लेंगे, ठीक है, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। तो देखिए तो यहाँ पे यह ए है कि नहीं है। और यह बी है, तो ए गुना बी हो गया, छोटा क्वेश्चन में 1 फिर प्लस है। फिर यह देख लीजिए यह भी 1 -1/3 ए है कि नहीं, तो ए छोटा क्वेश्चन शुरू गुना यह 1/4 क्या है, सी है, तो यहाँ पे सी। तो देखिए तो यहाँ पे यह प्लस है, यह ऐसे है और यहाँ पे गुना है, तो ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी छोटा क्वेश्चन 1 प्लस ए गुना सी। कौन सा नियम है? बंटन या वितरण नियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे वितरण या बंटन नियम है। आसान है कि नहीं? मिटा दे इसको। 6ठा नंबर सवाल हम देखते हैं क्या दे रहा है। कह रहा है क्या -1/8 -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? 8/9 है, ठीक है ना। कारण पूछ रहा है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो देख लीजिए -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो नहीं है, सिंपल बात है। यहाँ पे चिन्ह क्या हो गया है, पलट गया है। क्या हो गया है, चिन्ह बदल गया है, माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है ही नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे इसके बदला में हो जाएगा -1/8 बराबर 8 एकम 8 और 1 9 यानी -9/8, ठीक ना। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए यहाँ पे लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम के लिए, प्रतिलोम के लिए क्या कंडीशन है, ए गुना बी बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए तो इसको और इसको गुना करते हैं, 1 आता है कि नहीं, -9/8 गुना 8/9, 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा और यहाँ पे माइनस गुना प्लस बराबर माइनस और 1 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, -1। तो लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि गुणनफल क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणनफल क्या आ रहा है, गुणनफल -1 आ रहा है, 1 आ रहा है। आसान है कि नहीं? 7वां नंबर में कह रहा है क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। इसमें भी वही पूछ रहा है। 3.1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9 है, 10/3, ठीक है ना। क्या गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, ठीक ना। 0 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, ठीक है ना। तो 0.3 के बदला में क्या हो जाएगा, 0.3 बराबर दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, नहीं आज दशमलव के बाद 1 अंक तो यहाँ पे 0, ठीक है। यानी हो गया 3/10, यानी कि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 है कि नहीं है, ठीक ना। तो लिखेंगे ये है, क्योंकि गुणनफल कितना आ जाएगा,
1, क्योंकि गुणनफल 1 होगा। क्या होगा? यहाँ पे कारण पूछ रहा है, कारण नहीं पूछ रहा है, खाली क्यों अथवा क्यों नहीं। तो यहाँ पे है तो क्योंकि गुणनफल 1 होगा। गुना करके आप दिखा दीजिएगा। 10/3 गुना 3/10, 10 10 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, बराबर 1। दिखा दीजिएगा। कोई दिक्कत? मिटा दे अब इसको। 8वां नंबर हम सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। देख लीजिए 8 का 1 नंबर है -3/4 इंटू यहाँ पे है 2/3 प्लस -5/6। चलिए पहला ही हम बना देते हैं। a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं? तो वितरण नियम में क्या कहता है, यहाँ पे पहले लिख देंगे वितरण नियम। लिखते लिखते क्यों हमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। वितरण नियम a इंटू बी प्लस सी बराबर क्या होता है, छोटा को शुरू a गुना बी छोटा को 1 प्लस a गुना सी। कोई दिक्कत? यहाँ पे देख लीजिए -3/4 गुना बी के जगह पर 2/3, इसको छोटा क्वेश्चन में 1 प्लस a के जगह पर -3/4 गुना -5/6 छोटा क्वेश्चन 1। कटने वाला है तो कटा लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे देख लीजिए यह कटने वाला है, 3 एकम 3 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? अब कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 1 है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 गुना +1 यानी कि -1। ठीक है ना? माइनस गुना प्लस बराबर माइनस और 1, और यहाँ भी 1 है नहीं, तो 1 एकम 1। फिर यहाँ पे 2 एकम 2/2। कोई दिक्कत? अब प्लस यहाँ पे देखिए -1 गुना -5 यानी माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 1 बचे 5 नहीं, तो प्लस पहले हम नहीं लिखते हैं, छुपा रहता है, और 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ पे 2 और 8 का लॉस लेंगे, कितना आ जाएगा 8, 2 चौका 8 और 4 एकम 4 और -4। फिर यहाँ पे देख लीजिए प्लस 8 एकम 8 और 1 बचे 5, -4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस कौन सा क्रिया होगा, यहाँ पे जोड़ घटाव है तो माइनस का यानी घटाव का। ज्यादा कौन है, 5 है नहीं, तो 5 में से 4 जाएगा 1, और किस में से घटाए 5 में से, तो 5 के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो प्लस छुपा रहता है। 1/8 यानी 1/8 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत? फिर इसमें दूसरा सवाल है 5/6 इंटू -2/5। यहाँ पे गुना दीजिए या न दीजिए, गुना नहीं रहता है तो कौन सा चिन्ह छुपा रहता है, यहाँ पे गुना नहीं है तो कौन सा चिन्ह छुपा है, गुना। कोई चिन्ह नहीं रहता है तो कौन सा चिन्ह छुपा रहता है, गुना। ठीक है, -2/5 प्लस 3/10। यहाँ पे इज इक्वल टू लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में आ गया, तो फिर से वितरण नियम हम लिख देंगे, क्योंकि लिखते लिखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। a गुना छोटा को शुरू b प्लस सी बराबर a गुना b छोटा को 1 प्लस a गुना c। अब देख लीजिए यहाँ पे 5/6 गुना -2/5 छोटा क्वेश्चन 1 प्लस 5/6 छोटा क्वेश्चन 5/6 गुना सी के जगह पर 3/10। कोई दिक्कत? 5 से 5 कट जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। फिर इसमें भी कटेगा, तो अभी नहीं काट रहे हैं। माइनस गुना यहाँ पे प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 1 दूनी 2 बराबर 2, अब बटा यहाँ पे 6 एकम 6। फिर यहाँ पे प्लस है 1 एकम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है नहीं, 1 अब बटा 2 दूनी 4। कोई दिक्कत? और भी काटना है तो हम काट लेंगे,
दो एकम दो, दो तीन 6, यानी -1/3 अब +1/4, 3 और 4 का लसाव 12, कितना जाएगा 12, 3 चौका 4 एकम और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत, 4 तीन 3 एकम +3, अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस कौन सा क्रिया होता है जोड़ घटाव में, घटाव का नहीं, तो यानी कि अब 4 में से 3 घटेगा 1, क्या आ जाएगा 1, और किस में से घटाए हैं 4 में से घटाए हैं, तो 4 के पहले कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -1/12, आंसर आसान है कि नहीं, मिटा दे अब इसको। 9 नंबर हम देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाइए, कॉलम अ और कॉलम ब। 1 नंबर में यहाँ पे दिया है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं और फिर इसका रूल नियम भी लिखते जाते हैं। -1/2 -1/2 छोटा क्वेश्चन यहाँ पे 1 +3/4, फिर यहाँ पे बराबर 3/4 और प्लस यहाँ पे -1/2, ऐसे है। तो a + b = b + a, कौन सा नियम है हमारा, इसमें से खोजिए, कम्यूटेटिव लॉ है, नहीं क्रम विनिमय नियम जोड़ वाला। तो यहाँ पे देखिए तो योग का क्रम विनिमय नियम जे नंबर है, कौन नंबर है, जे नंबर, ऐसे सामने सामने लिखिएगा, योग का क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। दूसरा सवाल में हमारा देख लेते हैं क्या दिया है। चलिए दूसरा सवाल में 5/6 गुना 4/7, 5/6 गुना 4/7 बराबर 4/7 गुना 5/6। तो देखिए तो a गुना b बराबर b गुना a, यह गुना का क्रम विनिमय नियम, यह है आई नंबर, कौन नंबर है, आई नंबर, तीर का निशान लगा लीजिएगा, आई नंबर गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर -1/2 छोटा को शुरू -1/2, फिर +2/5 छोटा कोष्ठ बंद +3/5, 3/10 है, 5 नहीं है, क्या है 3/10 बराबर -1/2 प्लस छोटा को शुरू 2/5 फिर प्लस 3/10, ठीक ना। यहाँ पे यह हो जाएगा हमारा छोटा को शुरू a + b प्लस छोटा को बन यहाँ पे +c बराबर a प्लस छोटा को शुरू b + c छोटा को बन। तो यह हो जाएगा हमारा जोड़ का सहचर्य नियम, देख लीजिए योग का सहचर्य नियम h नंबर, यह हो जाएगा h नंबर, योग का सहचर्य नियम, ठीक है। 4 नंबर में हम देखते हैं 1/4 + 3/8, 1/4 + 3/8, ठीक ना, बराबर 5/8। तो देखिए यहाँ भी यह भी परिमेय है, यह भी परिमेय है और यह भी परिमेय है, तो यह क्या हो जाएगा संवरक या संविरित नियम F नंबर, क्या हो जाएगा संवरक या संविरित नियम में परिमेय संख्या में लिखवाए हैं परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यहाँ पे दिया है संवरक नियम, संवरक नियम या संविरित नियम। 5 नंबर में हम देखेंगे 5 × 1/2, 5 × 1/2 छोटा कोष्ठ बंद गुना 3/4
3/4 बराबर 5 गुना छोटा कोष्ठ शुरू 1/2 गुना 3/4 छोटा कोष्ठ बंद। यह है गुना का साहचर्य नियम। छोटा कोष्ठ शुरू a गुना b छोटा कोष्ठ बंद गुना c बराबर a गुना छोटा कोष्ठ शुरू b गुना c छोटा कोष्ठ बंद। यह है हमारा गुना का साहचर्य नियम, c नंबर में दिया है। गुना का साहचर्य नियम। चलिए अब दूसरा मार्कर ले लेते हैं। 6 नंबर में हमारा क्या दिया है देखते हैं। 6 नंबर में हमको दिया है -5/4 प्लस 0 -5/4 प्लस 0। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या रह जाती है। तो यह कौन सा नियम हम बताए हैं? योज्य तत्समक। क्या है? योज्य तत्समक ए नंबर में दिया है। योज्य तत्समक। फिर उसके बाद 7 नंबर में -8/3 गुना 1 बराबर, यही किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या रह जाती है। यह कौन सा नियम बताए हैं? यह हम बताए हैं योग गुणात्मक तत्समक। ठीक है ना। यह है बी नंबर, गुणात्मक तत्समक। ठीक है। 8 नंबर में हम देखते हैं, दे रहा है 5/2 गुना छोटा कोष्ठ शुरू 1/3 यहाँ पे जोड़ दिया है। जोड़ 2/5 छोटा कोष्ठ बंद बराबर 5/2। यहाँ पे छोटा कोष्ठ शुरू है गुना 1/3 छोटा कोष्ठ बंद प्लस 5/2 और गुना 2/5 छोटा कोष्ठ बंद है। यह देखते हैं। यह देखिए a गुना छोटा कोष्ठ शुरू b प्लस c बराबर a गुना b छोटा कोष्ठ बंद प्लस a गुना c। यह कौन सा नियम है? वितरण नियम है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पे ई नंबर में दिया है वितरण नियम। वितरण नियम। ठीक है। फिर उसके बाद 9 नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। 5/3 गुना 3/5 बराबर 1। यानी कि दो संख्याओं को गुना करने पर जब 1 आ जाता है तो वह क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम। इसमें देख लीजिए जी नंबर में दिया है। क्या नंबर में दिया है? जी नंबर, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। फिर उसके बाद एक और दिया है यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे बना देते हैं -7/4 प्लस दिखाई दे रहा है, देखिए तो है 7/4 -7/4 प्लस 7/4 बराबर 0। यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 आता है तो वे क्या हो जाते हैं? दोनों एक दूसरे का क्या हो जाते हैं? प्रतिलोम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। क्या होते हैं? योज्य प्रतिलोम। तो यह हो जाएगा डी नंबर, योज्य प्रतिलोम। ठीक है। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है हम लोग का दूसरा चैप्टर, जिसमें दे रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यह वीडियो आप लोग का थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए हैं, तो एक एक चीज आप धैर्य बनाकर पढ़िएगा। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ सभी बच्चों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए।